अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। इमरान खान ने सीनियर मोस्ट जनरल होने के बावजूद आर्मी चीफ के तौर पर जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। मार्चेस किए, इंटरव्यूज में कहते रहे कि सीनियरिटी की नहीं, मेरिट की अहमियत होनी चाहिए। जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन की दावतें भी थी, जिनके खिलाफ अब वो कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं। इस मिशन में नाकामी के बाद इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी और फिर आसिम मुनीर की हिमायत हासिल करने के लिए ये भी कहते रहे कि जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफें सुनी हैं, उम्मीद करते हैं वो अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। जनरल आसिम मुनीर ने वाकई अमर बिल मारूफ पर चलते हुए इमरान खान की सियासी ख्वाहिशात पर चलने से इनकार किया। इमरान खान की टोन भी सख्त होने लगी। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इसी के साथ इमरान खान ने लंदन प्लान का जिक्र शुरू कर दिया, जिसका वाज़ेह मतलब था कि नवाज शरीफ ने जनरल आसिम को आर्मी चीफ बनवाया ही इसीलिए है कि इमरान खान को टफ टाइम दिया जाए। अपने लीडर की देखा देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी अस्करी क़यादत के खिलाफ ऐसी ज़बान और नारे लगाने शुरू कर दिए जो दुनिया की किसी भी रियासत की अस्करी क़यादत के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते। अब गुज़श्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहादियों के साथ साथ अस्करी क़यादत के मुश्तरका इजलासों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों और सरकारी और निजी इमलाक की तोड़ फोड़ में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ रियासती इदारों को किरदार कुशी मुहिम के जरिए बदनाम करने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। सोशल मीडिया पर फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम की मजम्मत की गई है। इसी हवाले से कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को भी अहम करार दिया जा रहा है। इस इजलास में रियासती अमलदारी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों का इम्कान है। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इसार राना। आप चारों के लिए आज का प्रोग्राम का पहला सवाल, पार्लियामान और इस्टेब्लिशमेंट टफ टाइम देने को तैयार, अदलिया की तरफ से रिलीफ, क्या इदारों के दरमियान तसादुम शदीद होने जा रहा है? हसन साहब। पहले मेरे जाती दो शेरों पे गौर फरमाएं। होनी क्या और अनहोनी क्या, जो होना हो जाता है। जो मिलना है मिल के रहेगा, जो खोना हो खो जाता है। भुट्टो ने तख्तादार पे जो आखिरी लफ्ज बोले वो आपको याद हैं? उसने कहा था फिनिश इट, फिनिश इट। मुल्क बने 75 साल हो गए, अब शायद बुनियादी फैसलों का वक्त है। और एक बात हम सब जानते हैं कि डिलीवरी पेन्स के बगैर नहीं होती। बस सर, बस जी, अक्लमंदों के लिए इशारा। किसके लिए टफ टाइम समझ रहे हैं, किसके लिए पेन समझ रहे हैं? तफसीलात जाने दें। तफसीलात जाने दें। हसन साहब, क्या हो गया, इतने मोहतात आप? हाँ, नहीं मोहतात नहीं, चले जी। बदजायका होती है जबान। और क्या है, क्या है मुल्क? अब इस तरह का भाषण सुनना मेरा फेवरेट है। क्या है, आधा कमाने के बाद आधा संभाला नहीं जा रहा। इसराइल भी हमारा दुश्मन है, कश्मीर, और अपना आप संभाला नहीं जा रहा। अपने पैरों पे खड़े नहीं हो, अपने कदमों में जान नहीं है, कर क्या रहे हो? ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो क्या हो रहा है? तो जो होना है फिर हो जाएगा। नहीं, एक घर में आपने एक बड़ा जबरदस्त जुमला दिया ना, डिलीवरी पेन के बगैर नहीं होती, और पेन की बात ऊपर मैं भी कर रही थी, तो मैं आपसे ही पूछना चाह रही थी कि ये पेन किसके लिए होगी, जरा इसी की क्लैरिटी कर दें थोड़ी सी। देखें, अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने बिस्तर मर्ग पे था, किसी ने कहा किसके लिए सब कुछ छोड़े जा रहे हैं? उन्होंने कहा फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट। सिंपल। जो तगड़ा होगा, जो तगड़ा होगा वो जीत जाएंगे, अवाम तगड़े होंगे, अवाम जीत जाएंगे। सिंपल, दुरुस्त, ठीक। जो तगड़ा हो, ठीक है शहजाद। चूंकि इस मुल्क में लॉजिक, मंतक, क्लास जी वजूद ही नहीं है। जी, लॉजिक मंतक का वजूद। सर, सूरत हाल जो दिखाई दे रही है, कल भी गुफ्तगू, अभी हसन साहब भी बात कर रहे हैं, सबर का पैमाना लबरेज हो गया, वो एक फिनिश इट, मैं उसको फिक्स इट कहूँ, जो भी सूरत हाल है, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है? अच्छा, मैं जब आपका सवाल आया तो मैं समझ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से मुराद शायद आपकी
पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, यानी हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट असल में कोई ये नॉन स्टैंडर्ड लफ्ज़ है और हमने इसको अब फौज के साथ मिला लिया है। और जब भी इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं तो आमतौर पर मारूफ मानों में फौज तस्वर किया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद आपका इशारा उसके पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, जिसका कि पीटीआई खुद भी हिस्सा है। जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्टियां हैं या जो गवर्नमेंट में हैं या जो बाकी हैं पार्टियां, और वो मिल मिला के सारे पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट बनती है। बहरहाल वो एक तरफ छोड़ते हैं, क्योंकि आपका सवाल बिल्कुल डायरेक्टेड ही आर्मी के बारे में और आर्मी की लीडरशिप के बारे में और इमरान खान के बारे में। नहीं सर, मेरे सवाल में हमने थोड़ा इसको तब्दील किया, आप देखेंगे जो चल भी रहा है, जो मैंने बोला भी अभी, पार्लियामान और एस्टेब्लिशमेंट का टफ टाइम देने को तैयार अदलिया की तरफ से रिलीफ। हाँ, मैं आपको देखिए, मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट का जहां तक कल की मीटिंग से ताल्लुक है और इसको जोड़ा जा रहा है क्योंकि कल पार्लियामेंट की एक जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का। कल के दिन में जो गुजर गया कल, उसके अंदर 2 सेशंस हुए मीटिंग्स के, जिसके अंदर पहला हिस्सा जो था, जो कि काफी लंबा 3-4 घंटे गालिबन चला, वो था पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप के दरमियान। उसके बाद ब्रेक हुई और उसके बाद फिर DGIS और आर्मी चीफ को इन्वाइट किया गया एक छोटे लेवल के ऊपर, एक छोटी मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर के, और उसके बाद फिर आगे से ये एक जॉइंट सेशन बुलाया गया जो कि गालिबन पहले से प्लान था, लेकिन 22 तारीख को इंश्योर किया जा रहा है कि वो कल के दिन में सब लोग आए, जरूर उसमें हाजिर हों। 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हुआ क्या है। हुआ ये है, जहां तक जब आर्मी के चीफ और DGISI को बुलाया गया और उनसे ये जिक्र किया गया कि ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के कंसर्न्स हैं या गवर्नमेंट के कंसर्न्स हैं या सियासी तौर पर जो कंसर्न्स हैं, उसमें 2 चीजें कही गई बड़ी वाज़ेह तौर पर। पहली बात ये कि जो मामलात बातचीत से हल हो सकते हैं उनको बातचीत से हल किया जाए। बाकी कानून जहां पर वाज़ेह है और जाहिर करता है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, उसमें कानून का रास्ता अख्तियार किया जाए। और तीसरा, यूज ऑफ फोर्स को बिल्कुल एज एन ऑप्शन खत्म कर दिया जाए। ये होगा ही नहीं, यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए, और खास तौर पर उस लेवल तक जहां पे कि आप आर्मी और आर्मी चीफ को और DGISI को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये 3 बड़े वाज़ेह पैगाम दिए गए। तो इसलिए वो खदशा और वो खतरा जो हम इस सवाल के थ्रू या इस तरह की सोच के थ्रू हम गालिबन जाहिर करना चाह रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह कर दिया है कि भले जो मर्जी कोई कहता रहे, लंदन में क्या हुआ, कौन से प्लान का कौन हिस्सा था, ये प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीद है, वो किसको आर्मी चीफ लगाता है। और जब आर्मी चीफ लग जाता है कोई आदमी, तो फिर वो पाकिस्तान की आर्मी का आर्मी चीफ होता है, वो इंडिया की आर्मी का आर्मी चीफ नहीं बनता। और उसने पाकिस्तान के लिए अपनी लड़ाई लड़नी होती है। तो इसलिए रिगार्डलेस, उसको आप जो मर्जी कहते रहे, जनरल बाजवा को जब वो थे तो उस वक्त क्या कहते थे, जब चले गए हैं तो अब और ज्यादा कहा जाता है। क्या फर्क पड़ता है, एक आदमी है, उसको आपने अगर बदनाम कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है। ये ऐसा इदारा है जो अपना काम अपनी जान पे खेल के अपनी प्राइज जो है उनको अदा करता रहेगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी, उस पर आ जाइए जो कल का पार्लियामेंट का आपने जिक्र किया। पार्लियामेंट मोस्ट लाइकली कल रेजोल्यूशन पास होगी इमरान खान और PTI के खिलाफ, और ये कहा जाएगा कि इसको दहशतगर्द जमात डिक्लेयर किया जाए। रेजोल्यूशन आएगा, जाहिर है पार्लियामेंट खुद तो फैसला नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कानून भी नहीं ऐसा कोई बना सकती जिसके अंदर कहा जाएगा कोई पार्टी ऐसे कर रही हो तो उसके साथ ऐसे किया जाए, क्योंकि वो कानून अल्टीमेटली फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास कर सकती है, गवर्नमेंट एक उसको मूव कर सकती है केस किसी पार्टी के खिलाफ, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो अब इसलिए ट्राइकोटमी ऑफ पावर है कि जहां पे कोई लगे कि इदारा अपनी हदूद से तजावुज कर रहा है या फेयरली ट्रीट नहीं कर रहा, तो उस सूरत में जो तीसरा कोई आपका जो इदारा है, मिसाल के तौर पे अदलिया है, वो अपना रोल अदा करती है। तो मेरा ख्याल है कि नथिंग इज लॉस्ट, एग्जैक्टली जिस तरीके से होना चाहिए वैसे ही मामलात हो रहे हैं। इन्हीं मुश्किल वक्तों के लिए, मुश्किल चीजों के लिए हमारे इदारे बने, और लकीली हमारा आइन और हमारा जो निज़ाम है वो इस तरीके से फिलहाल जारी और सारी है, जिसमें कि जहां तक मुमकिन हो इसके अंदर हल ढूंढे जाएं। तो मुझे नहीं समझ आती कि हमें कहां पे जाके ये देखना चाहिए कि अदारे टकराएंगे। अदारे बिल्कुल नहीं टकराएंगे। अदारों के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर है, उस सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सरसाइज किया जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा इस पर आऊंगी जरूर। शहजाद साहब, आपकी जानिब जिस तरह आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जो आज खबर छपी है जिसमें किरदार कुशी की मुहिम, इदारों को लेकर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, खुसूसी सलूक का तासुर का एक लफ्ज और इंसाफ के दोहरे मयार, ये कल की जो मीटिंग्स हैं जो उनमें से खबरें निकली, ये 3 अल्फाज सब खबरों में मौजूद हैं जो बहुत से खदशात का इजहार कर रहे हैं। अब सार साहब आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज हमें फौज से लड़ाने की साजिश, परवेज इलाही साहब से मुलाकात रही, जिसके बाद उन्होंने एक मुफाहिमत का वाज़ेह इशारा दिया। जो शहजाद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर मैं उसी को सामने रखूं तो इमरान खान टाइमली मुफाहिमत की बात कर रहे हैं। अर्लियर मेरा सवाल यह था कि क्या ये मुफाहिमत की बात करने में उन्हें देर हो गई है, किस तरीके से आप देखेंगे? मेरा नहीं ख्याल वो मुफाहिमत करना चाहते हैं।
आप देखें उनके जो वर्कर्स हैं जो वाशिंगटन में, लंदन में, ज़मान पार्क में जो नारे लगे हैं आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, मौजूदा आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, उसके बाद कौन सी मुफाहमत और किस तरह की मुफाहमत? उनका मकसद सिर्फ ये है कि आर्मी उनको सपोर्ट करे। उनका वो कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट की अभी बात कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट वाकई ये लफ्ज़ एक ऐसा जो गलत उलाम है। अस्करी इदारे, अगर अब अस्करी इदारों की बात कर रही हैं और अदलिया की बात कर रही हैं, तो मेरा ये ख़्याल है, ख़्याल नहीं बल्कि यकीन है कि दोनों में बहुत गहरी तकसीम हो चुकी है। अस्करी इदारों में भी आपस में इख्तलाफात हैं और अदलिया के अंदर भी इख्तलाफात हैं। ये जो पोलराइजेशन हुई है ना, जब तक हम इसकी बुनियाद को नहीं देखेंगे और उसका इलाज नहीं करेंगे, हम ये सिम्टम्स का इलाज करते रहेंगे, कैंसर वहीं रहेगा। और ये पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन क्या कर लेगी? मैक्सिमम आप 23 करोड़ लोगों का ये मुल्क है, उसमें कितने लोगों को आप सज़ा दे लेंगे या अंदर कर देंगे या मार डालेंगे? मेरा बुनियादी सवाल ये है और जिस पे मुझे दुख भी होता है कि ये जो इस वक्त पोलराइजेशन आज आपको इस मुल्क में नज़र आ रही है। कल शहजाद चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बातें की आखिर में प्रोग्राम के कि इंतशार जब आपके दरवाजे पे आएगा तो वो दस्तक दे के नहीं आएगा, वो आ चुका है, अंदर आ जाएगा हमारे, बिल्कुल ठीक है। वो कैसे शुरू हुआ? क्यों नहीं ये अस्करी इदारे और अदलिया अपने अंदर झांकते? आइन के तहत इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ लिया हुआ कि इनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते, तनकीद नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। हालांकि सबसे ज़्यादा ताकत होती भी इनके पास है, इस्तेमाल भी यही करते हैं, जिसका सबूत जनरल कमर बाजवा का लेटेस्ट इंटरव्यू है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस किस तरह उनके इदारे में उनकी नाक के नीचे हो रहा था, उन्होंने कुछ पता ही नहीं था। मैं और जो चीज़ मुझे पता है मैं वो बात कर रहा हूँ। जनरल आसिम सलीम बाजवा और जनरल आसिफ गफूर दोनों ने ISPR को जिस तरह चलाया और जिस तरह उन्होंने ट्रोल ब्रिगेड तैयार किए, जो लोगों को गालियां देते थे, उनके ऊपर गंदे गलीज़ इल्ज़ामात लगाते थे, और वो जो चाका खुल गया ना, उन्होंने खोला चाका, उन दोनों ने चाका खोला बाकायदा प्लानिंग के तहत, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पैसे दे के वो चाका ऐसा खुला, ऐसा मेरे घर को आग लगाई ना, मेरे घर के साथ वाले घर वो आग पहुंच गई है। अब जब आपने चाका खोल दिया PTI के लोगों का या नून लीग के लोगों का या MQM के या पीपल्स पार्टी के लोगों का मुखालिफिन के खिलाफ, तो अब वो जब आपके मुखालिफ हुए हैं तो आपको हीट महसूस हो रही है। तो मुझे मेरा सवाल ये है अस्करी इदारे से भी और अदलिया से भी, ठीक है, बिल्कुल ये, और सबक सीखा है तो इन जो जिम्मेदार हैं इस आज के दिन के जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने चाका खोला है, जिन्होंने बच्चों को गालियां सिखाई हैं, जिन्होंने बच्चों को ट्रेन किया है इस मोबाइल फ़ोन को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने पे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया इदारे ने? उनको तरक्कियां दी गई हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये इस तरह तो फिर आप अब पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन ले आए, फलानी जमात ये कर लें, फलानी जमात वो कर लें। जो आग लगा के गए हैं वो मौज कर रहे हैं, अरबों पति हैं, वो खेल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, कोई यहाँ बैठे हैं, मौज कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, ऐसे आगे नहीं चलेगी कौम। पार्लियामेंट मैटर करती पहले है, उनके खिलाफ एक्शन ले। पार्लियामेंट मैटर कर, जी क्या करती है? नहीं करती मैटर, नहीं करती। आई एम सॉरी, पार्लियामेंट कोई मैटर नहीं करती। पार्लियामेंट स्पाइनलेस है, पार्लियामेंट के पास कुछ नहीं है, कोई मैटर नहीं करती। करके दिखाए, कल करके दिखाए मुझे पार्लियामेंट। मैं चैलेंज करता हूँ पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के पल्ले कुछ नहीं, ना इंटेलेक्चुअल उनके पल्ले कुछ है, ना मैं यही बात मॉरली उनके पल्ले कुछ है, ना उनके पास ताकत है और ना वो ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक, इसार साहब, जो अफसार साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट मैटर नहीं करती, 2014 इस्लामाबाद का रेड जोन, 3.5-4 महीने 126 दिन गालबन के लंबे तवील धरने, तब भी बहुत कुछ हुआ था। कहाँ तक मामलात नहीं गए थे? पार्लियामेंट हाउस पे चढ़ दौड़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चले जाएंगे, PTV के अंदर चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। इस्टेब्लिशमेंट की पुष्टपनाही थी कुछ सेक्टर्स की वहां से। पार्लियामेंट के इजलास ने बाहर बैठे धरने को डिफ्यूज किया था। आज वापस अब अपने सवाल पर आती हूँ, साथ इसको एड्रेस भी कीजिएगा। जब सार साहब कह रहे हैं पार्लियामेंट मैटर नहीं करती, आज पार्लियामेंट इकट्ठी बैठी है, इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। आप इस बात को तस्लीम करें ना करें, जो आज खबरें छपी हैं वो ये कहती हैं रियासत दुश्मनी कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है, वो किरदार कुशी मुहिम कह रहे हैं इदारों के खिलाफ, और साथ ही कह रहे हैं इंसाफ के दोहरे मयार। आपको लगता है कि कहीं तय कर लिया गया है कि वंस फॉर ऑल किस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जाना है और पार्लियामेंट के फैसले मैटर करेंगे? देखें, बात यह है कि जो पार्लियामेंट में जिन लोगों ने को करारदाद लेके आनी है, वो तो वही लोग हैं जो बाहर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI के लिए बातें करते हैं। उसमें कोई नया तो है नहीं, उसमें कोई अपोजिशन तो है नहीं।
जो अपोजिशन का हेड है वो मुस्लिम लीग नून के जलसों की खुद तैयारी करा रहा होता है, राजा रियाज। तो इसका मतलब ये कि अब पार्लियामेंट के अंदर कोई अपोजिशन तो है नहीं जो डिबेट कर सके, एक बात पे दोनों तरफ का मौकफ सामने आ सके। वो तो वन साइडेड एक गेम होगी। वो बाहर भी यही कर रहे हैं। तो बैठी है ना पीटीआई, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, उसमें कितने अपोजिशन कर सकते हैं। दूसरी चीज सुन लें कि जो ये आज खबरें छपी है ना, ये दो खबरों को मिला दिया गया है। एक खबर थी पीडीएम के इजलास की, इनकी बैठक की, जिसमें ये सारा कुछ तय हुआ था, और उसके आखिर में थोड़ी देर के लिए आर्मी चीफ और DGI-SI भी आ गए। और अब मेरा जो सवाल है ना मोहतरमा आयशा साहिबा, वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है उनको टफ टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाए। आर्मी चीफ हमारा है, हमारा प्राइड है, लेकिन अदलिया किसका प्राइड है? उसी का इजलास में बैठ के जब आप ये कहते हैं कि पलड़े बराबर नहीं हो रहे और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, तो आप एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते अदलिया को, एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होके आप उनका कहते हैं हम तहफुज करेंगे, तो अदलिया का तहफुज कौन करेगा? आप उसी जगह पे मुसल्लह अफवाज और अदलिया समेत रियासती इदारों को गिरफ्तारकशी मुहिम के जरिए आप वो पूरी खबर पढ़ें, उस खबर का जो क्रक्स है इस्टेब्लिशमेंट के अलावा वो ये है कि अदलिया जो है वो फैसले नहीं कर रही। जो ये भी लाइन है, दो इंसाफ के दोहरे मयार को कबूल नहीं किया जाएगा। तो फिर अदलिया का एहतराम किसने करना है? इस्टेब्लिशमेंट हमारी, आर्मी चीफ हमारा, हम उसके एहतराम करते हैं। उसके उनके खिलाफ अगर कोई बात करता है तो वो हमारे खिलाफ बात करता है। पोलराइजेशन की इदारों के अंदर ये कहीं मैटर करेगा। जब मैं वो सवाल रख रही हूँ तसादुम शदीद, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ कोई बात करता है, वो हमारे खिलाफ बात करता है, 22 करोड़ अफराद के खिलाफ बात करता है। लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए कि आज जो इनको डिफेंड कर रहे हैं कि आसमा जहांगीर उनकी बरसी के ऊपर मरियम साहिबा की मौजूदगी में जो नारेबाजी हुई थी और जो इल्जामात लगे थे, क्या उन्होंने उसकी तरदीद की थी? क्या उन्होंने उस वक्त उन्हें रोका था? एक बस दो जुमले मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखें अदलिया के ये जो हम तासुर पैदा कर रहे हैं ना, हम तासुर बिल्कुल पैदा नहीं कर रही है। वो चीजें हैं जो हालात के तहत हमारे सामने वाज़ेह हो रही हैं। हम उन हालात को रख के हम अपनी एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, यूं नजर आ रहा है कि अदलिया रिलीफ दे रही है। तो तासुर गैर जरूरी तो नहीं होता ना। देखें जो बातें हम 4 साल कहते रहे, बाजवा साहब की जो गुफ्तगू सामने आ रही है मुख्तलिफ सहाफियों से जो लिखी जा रही है, वो सिर्फ मोहर सब्त कर रही है उन सब बातों पर। जब मीडिया के लोग उस वक्त कहते थे ये सब कुछ चल रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे बनाया जा रहा है, तामीर किया जा रहा है, तरतीब, आज वो कह रहे हो रहा है, मेरे नीचे लोग ये कर रहे थे। तो पीटीआई तो गैर जरूरी तो सुन तो लेना, पीटीआई तो कह रही है कि हम बाजवा को कोर्ट मार्शल करेंगे। मरियम साहिबा क्यों नहीं कहती फिर? बिल्कुल वैलिड सवाल। अगर 4 साल बाजवा साहब आबियारी करते रहे इमरान खान की, तो इमरान खान तो कह रहा है कि मैं करूंगा, तो मरियम साहिबा क्यों नहीं कह रही? मरियम साहिबा क्यों खामोश इख्तियार करती है? इमरान खान साहब का भी कौन सा स्टेटमेंट पकड़े और कौन सा छोड़े? 3 महीने पहले कुछ और, 2 महीने पहले कुछ और। हसन निसार साहब, ये जितनी गुफ्तगू हो रही है, एक पोलराइजेशन की बात बार बार होती है, वो माशरे को भी तकसीम कर गई और वो इदारों के अंदर तक। अबसार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हसन साहब मैं आती हूँ। जी अबसार साहब। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो मीडिया की बात कर रहे हैं ना, देखें मैं जब पैमरा में था, आप यकीन करें, अभी कमर जावेद बाजवा ने खुद इकरार किया है ना कि हमने एंकर्स को ऑन बोर्ड लिया, हमने टीवी चैनल्स को ऑन बोर्ड लिया, और क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत थी नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने के ख़िलाफ़। आप यकीन करें आज जो कुछ हो रहा है ना फ़ौज के ख़िलाफ़, प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, ये वही लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ हाफ अ डज़न जनरल्स, आधी दर्जन जर्नैलों की मुझे बार बार कहती थी इनके खिलाफ एक्शन ना लें, ये जो बोल रहे हैं इनको बोलने दें, ये झूठ बोल रहे हैं इनको बोलने दें, ये फेक न्यूज़ दे रहे हैं इनको देने दें, पैमरा इनके खिलाफ एक्शन ना ले। मैं हल्फिया बयान दे रहा हूँ, ये वही लोग हैं जिनसे आज ये जिनकी शिकायत कर रहे हैं ना, ये इन्होंने बनाए हुए हैं। ये अब कमर बाजवा, आसिफ गफूर, जनरल फैज़, आसिम सलीम, ये बना के छोड़ गए, अब ये इनके पीछे पड़े हुए थे, अब इनकी शिकायत कर रहे हैं। तो उस वक्त जब कानून का फिर इसकी भी वजाहत कर दें कि आज जो अदलिया के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं और अदलिया के खिलाफ चीजें नशर हो रही हैं, उसकी हमें हौसला अफजाई कौन कर रहा है? ऑडियो लीक्स आ रही हैं, आप बता दें, रिकॉर्डिंग कौन करता है आप बता दें। देखिए मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं क्योंकि आप उस ओहदे पे रहे हैं और आपने वो दबाव कबूल किया हुआ है ना। रिकॉर्डिंग्स पे चलेगी आज फिर कुछ ऑडियो लीक्स हुई हैं, इस मामले को एक तरफ रखते हैं। रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज नहीं थी, मैं जिस ओहदे पे था वहां कॉल रिकॉर्डिंग, लेकिन आपने वो माना है ना कि आपने दबाव कबूल कर लिया था। इस वक्त जो आपने दबाव कबूल किया ना। एक सवाल हसन साहब से करना चाह रही थी। हसन
कौन सा दबाव? मैंने कोई दबाव कबूल नहीं किया। मैं दबाव कबूल करता तो वही होता। आप कह रहे हैं कि वो मुझे कहा गया तो और वैसा हुआ भी नहीं हुआ। वैसे उनके खिलाफ मैं बाहर इसीलिए निकाला गया हूं भाईजान कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा था। मुझे कॉल्स आई धमकी की, आपको याद नहीं है? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कॉल सुनाई कि टांगे तोड़ देंगे, गाड़ी ऊपर से गुजार देंगे। भूल गए आप? मुझे अदालत अपनी पालतू अदालत के जरिए मुझे बाहर निकलवाया गया, इसलिए कि मैं इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों ले रहा हूं। आज वो मॉन्स्टर चलो सर, मैं एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे। ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। हसन साहब से भी एक सवाल था मेरा, वो ब्रेक के बाद ही उनसे करती हूँ। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले बहुत गुफ्तगू हुई कि मामलात किस रुख पर आगे बढ़ रहे हैं, तमाम इदारों की जिम्मेदारी और जो किरदार है और जो तासुर बनते हैं, इस सारी गुफ्तगू को एक तरफ रखें तो जो कल भी मुलाकातें रही और जो गुज़िश्ता चंद दिनों से सूरत हाल बनी है। हसन साहब, रियासती अमलदारी की बड़ी बात हो रही है। सवाल आपसे यह है कि इस पूरी सूरत हाल में जब हम पोलराइज सोसाइटी की बात करते हैं, वो माशरे से इदारों तक पोलराइजेशन मौजूद है, रियासती अमलदारी क्या है और ये कैसे मुमकिन है हम जहाँ इस वक्त खड़े हैं? देखें आयशा, बेसिकली पोलराइजेशन के लफ्ज़ को बदनाम ना करें। कभी कभी इसका फल बहुत मीठा होता है। तारीख़ में इसकी बेशुमार मिसालें हैं। देखें, मक्का का क्या था? उनकी तारीख़ साझी थी, उनके बुज़ुर्ग साझे थे, उनका जोग्राफिया साझा था, बहुत से ख़ानदान एक ही घराने के लोग थे। तो क्या कुफ़ार मक्का के ख़िलाफ़ इब्तदाई तौर पर मासूम मज़लूम निहत्ते मुसलमानों ने जो महाज खोला, उस वक्त के तजिया निगार उसको भी पोलराइजेशन कहते। रशियन रेवोल्यूशन, यहाँ मतलब फौज खड़ी है ईरानियंस की, गोलियां दाग रही है, ईरानियों की एक सब गिरती है, दूसरी आती है, वो गिरती है, तीसरी आती है। पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन जो है ये नाइंसाफ़ी का जायज़ औलाद होती है। आप रियासत की बात कर रहे हैं, मुझे तो सच्ची बात है, अब मैं क्या बात करूं, मुझे तो रियासत लगी नहीं। जब एतजाज़ आसन साहब ने ये कहा था रियासत होगी माँ के जैसी, मेरा उनका बहुत मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है, तो तब मैंने कॉलम्स भी लिखे, चैनल्स पे भी कहा कि बिल्कुल गलत है, माँ के जैसी होगी लेकिन सौतेली माँ के जैसी, जो तारीख है आपकी। यार इतना फ़र्क इश्तिहार में खानों के डाइनिंग टेबल्स पे देख के मैं कांप जाता हूँ कि जब को 5, 4, 6 साल का बच्चा जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, जब वो देखता होगा एक हॉट पॉट का बड़ा है, वो खुलते हैं, वो खानों की भापें उठ रही हैं, तो मैं कहता हूँ परवरदिगार, वो कहता होगा कि ये कौन सी मखलूक है। वो उनको इंसान नहीं समझता होगा, उसको समझ नहीं होगी क्या है, लेकिन रब को समझ आ रही होगी, ये उसकी सदा है। रियासत रियासत ऐसी होती है। सुभान अल्लाह भाई, चलो एक तरफ रोटी नहीं है, एक तरफ खरबों के महल्ला। आपने तो मेरे सवाल पे सवाल उठा दिया है। ठीक है, चलें आगे आगे बढ़ते हैं दूसरे मामले की तरफ। रियासत की बात कर रहे हैं, कुछ हुकूमत की तरफ रुख कर लेते हैं। बड़ी बातें, बड़े दावे, कारकर्दगी सिफर, जमीनी हकीकत 0/0। घर से दफ्तर आते रास्ते में लंबी कतारें देखकर मैं सोच रही थी कि सस्ते आटे के हुसूल के लिए बनी लंबी कतारें किस लिए? क्या हुकूमत ने फंड्स रिलीज नहीं किए? क्यों सस्ते आटे के हुसूल के लिए लगी लाइनों में 2 दिनों में 2 अफराद जान की बाजी हार गए? तहकीक करने पे पता चला कि हुकूमत पंजाब ने एहसास राशन प्रोग्राम के तहत रमज़ान में 64 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, जिससे 10 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। यानी पंजाब की कुल आबादी करीबन 13 करोड़ है। इसका मतलब यह है कि पंजाब के 90% अवाम के लिए सब्सिडी दी गई है रमज़ान में, जिसके लिए एप्लीकेशन तैयार की गई है, तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। मगर मेरा मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यह है कि अगर 64 अरब रुपए 90% आबादी के लिए जारी किए गए हैं तो कैसे आटा दस्तयाब नहीं है? क्यों अवाम हकीरों की तरह घंटों लाइनों में लगकर महज 10 किलो के एक थैले के हुसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं? अगर इतना ही बजट है तो 2 लोग कैसे मर गए? भगदड़ में लोग जख्मी क्यों हो रहे हैं? ये हाल कर रही है हुकूमत उन लोगों का जिनकी माहाना आमदन 60,000 से कम है। जिनकी इससे ज्यादा है उनके लिए जनरल सब्सिडी खत्म करके आटा और महंगा कर दिया गया है। रोटी 10 रुपए मजीद महंगी हो गई है। महंगाई की रफ्तार ये है कि एक मरतबा कोई चीज़ खरीदें, अगले दिन कीमत बढ़ गई होती है। ये है जी रमज़ान पैकेज, जिसमें गरीब ख्वार है, मिडिल क्लास तबका जलील हो रहा है। 64 अरब रुपए। खुदा का खौफ करें कि इलेक्शन कमीशन ने 2 सूबों में इलेक्शन करवाने के लिए 15 अरब मांगे थे। ये 64 अरब रुपए का मजाक एक सूबे के 90% अवाम के साथ किया जा रहा है। ये पेपर प्रोजेक्ट के नाम पर वो खाओ पियो प्रोग्राम है जिसके पैसे अवाम तक नहीं आते बल्कि जेबों में जाते हैं। फिर किस मुंह से पूछते हैं कि करप्शन में पाकिस्तान का नंबर बढ़ कैसे रहा है? कहने को 1000 बातें हैं,
64 अरब का सुनकर और लोगों के हालात देखकर मेरा अपना सर चकरा रहा है। सवाल बस ये रखेंगे अभी आपके सामने इस पूरी सूरत हाल पर। अभी तो 64 अरब पर यकीन भी नहीं आ रहा। खैर, मुझे 64 अरब जारी करने के बावजूद अवाम दरबदर। करप्शन, बैड गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट का जिम्मेदार कौन है? इसार साहब आप फरमाइए, यहाँ बैठे हैं, ये जितने पैसे दे दिए गए हैं, और अभी तो खबरें ये हैं, अभी कुछ देर पहले हमारे कलीग बाहर से आ रहे थे, शेखुपुरा बाईपास के पास से गुजरे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ खवातीन थी 300-350 लाइनों में लगी आटे के लिए, उनसे फ़ोन भी ले लिए, मोबाइल फ़ोन दे जी जमा कराएं, शनाख्ती कार्ड जमा कराएं, और वो लेने वाले 9-2-11 हो गए हैं, ना आटा मिला है, फ़ोन और ID कार्ड भी चले गए। ये हालात हैं यहाँ। देखिए, मैं आपने जो अभी गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल की आवाज़ है। आपने बिल्कुल सही उनकी नब्ज़ पे हाथ रखा है, उनके एहसासात की सही तर्जुमानी की है। मैं कल से 1 मिनट लूँगा कि कल मैं एक किसी तकरीब में था, तो वहाँ एक बच्चा, उसे नहीं पता था कि मैं सुन रहा हूँ, तो वो अपनी माँ से कह रहा था कि 2 दिन से आपने मुझे 2 की जगह 1 रोटी देना शुरू कर दी है। और उसने और जो कुछ कहा मैं शेयर नहीं करना चाहता, कितनी तकलीफ़ थी उस बच्चे के चेहरे पे। आप आटा दें ना दें, यार उन औरतों को थप्पड़ तो ना मारें, ठुड्डे तो ना मारें। मैंने अभी एक वीडियो आपको शेयर की भेजी है, 70 साला माई है, सर फटा हुआ है, ज़मीन पे बैठी हुई है, रो रही है, और मुझे वो कह रही है कि मैं तो आटा लेने आई थी और मुझे इन्होंने डंडों से मारा है। आप खैरात अगर जानवरों के हाथ में पकड़ा देंगे ना, तो खैरात वहीं रह जाएगी, जानवर लेने वालों को खा जाएंगे। ये इतना बदतरीन मुआशरा है, ये इतना जालिमों का मुआशरा है कि ये अल्लाह के खौफ से आरी मुआशरा हो चुका है। आप यकीन कीजिएगा कि मेरा ताल्लुक़ क्योंकि बहुत नीचे लोगों से, मैं एक सहाफ़ी के तौर पे, लोगों के घर में दूध नहीं है बच्चों को पिलाने के लिए, लोगों के पास सुबह जिंदा रहने का जवाज नहीं है। और ये 64 अरब डॉलर जो रुपए की बात कर रहे हैं, 64 अरब रुपए कहाँ है? वो 64 अरब रुपए किसके पास है? और 60,000 तक जो तनख्वाह रखता है वो आटा ले सकता है, लेकिन मेरी जो समझ से बाहर है कि ये किस अवाम को जो 10 करोड़ को आटा मिलना है वो कहाँ से मिलना है, किधर से मिलना है? एक रात में 600 रुपए अगर बढ़ जाएं एक थैले के ऊपर, तो आप सोचे ना उस घर के ऊपर क्या गुजरेगी जिसकी कुल आमदन जो है वो 10-15 हजार रुपए है। आपको हिस्स नहीं है आप में खौफ। ये हुक्मरान जो ऊपर बैठे हुए, इन्होंने इनसे पूछे कसम देके कि इन्होंने जिंदगी में कभी खुद आटा खरीदा है, कभी जिंदगी में खुद पेट्रोल डलवाया है, कभी जिंदगी में खुद अपने बिजली का बिल पे किया। इन्हें क्या पता है कि आम आदमी कैसे मर रहा है? पहले तो इनको कतारों में खड़ा कर देना चाहिए कि जरा आज कतार में लगे और आटा हासिल कतारों में खड़ा करके पता चले। जलील करते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी औकात ये है, तुम हकीर कीड़े हो, तुम हमारी रियाया हो जिसे हम जब चाहे कुचल सकते हैं। ब्रेक पे जाना है और बड़ा अहम सवाल है करप्शन, बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट। ये 64 कोई अकाउंटेबल होगा? अवाम की जेब को तो कुछ नहीं मिल रहा, आटा तो क्या मिलना है, उनकी जेब से चीजें निकल रही हैं। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बात कर रहे थे हम जो रमजान पैकेज दिया गया है। शहजाद साहब, ये 64 अरब रुपए की सब्सिडी है रमजान पैकेज के नाम पर, क्या इतनी भी फुर्सत नहीं कि चेक कर लें? लोगों की जान जा रही है, लाइनों में धक्के खा रहे हैं। इस करप्शन, बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट का कौन जिम्मेदार है आखिर? हाँ, नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन असल में वो बुनियाद ये है कि रियासत को ढूंढने के लिए हम बंदूकों और तोपों के पीछे चल पड़ते हैं। रियासत असल में छुपी हुई है इन लोगों, गरीब लोगों को इंसाफ देने में, उनको उनका हक देने में, उनको उनके लिए सेहत का बंदोबस्त करने में, तालीम देने में, और उनके लिए वो तमाम लवाजमात जो कि ज़िंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, अहम हैं, जो कि उनकी औलादों के लिए भी एक उम्मीद की किरण लेके आगे आते हैं, वो है वहाँ पर रियासत छुपी। वहाँ पे हम रियासत को कभी तलाशते नहीं हैं। हम रियासत ढूंढने जाते हैं GHQ के अंदर या बाकी जगहों के ऊपर। और IMF क्या है? IMF असल में जो आपकी एलीट है, अशराफिया है, उनके जिंदा रहने का बंदोबस्त है। IMF के साथ जो काम करना है ना, ये उनके लिए जिंदा रहने का, उनकी जिंदगी कैसे चलती रहेगी, उनके लल्ले तलल्ले कैसे चलते रहेंगे, उस IMF के साथ जो मुआहदा होगा उसका तल्लक इन गरीब लोगों के साथ नहीं है। अगर आपको रियासत को तलाश करना है तो वो रियासत आपको इन लोगों की अटेंशन, इनके ऊपर ध्यान देने से वो IMF का जो पैकेज मिलेगा उसका फायदा जब इन लोगों को मिलेगा तो उस वक्त रियासत अपना वजूद में आएगी। पिछले 75 साल में रियासत वजूद में नहीं आई।
जहां रियासत ना हो वहां पर कोई गवर्नेंस नहीं होती, वहां पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती, वहां पर किसी का ध्यान नहीं होता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने एक दूसरे को दुश्मन डिक्लेयर करना है, दहशतगर्द डिक्लेयर करना है, बागी डिक्लेयर करना है, और इस तरह के आप अल्लाह में पढ़ते रहेंगे जो कि अशराफिया की अपनी जंगें हैं। तो गरीब आदमी के लिए जगह ढूंढने के लिए आपको रियासत को ढूंढना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान की रियासत इस वक्त कहीं पे 75 साल से नजर नहीं आई। ठीक, हसन निसार साहब। देखें, मैं बहुत तकलीफ में बात है, मैं दुख से बात कर रहा हूँ, बट मेरे नज़दीक यही रियलिटी है। आवाम अपनी काश्त की हुई फसलें काट रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? इन दी अल्टीमेट एनालिसिस आवाम है। देखो, कभी पीपल्स पार्टी की तलवार और तीर से घायल हुए ये, कभी आदमखोर शेर का शिकार बने, कभी जुल्मत को ज़िया क्या कहना कि मुनाफकत की भेंट चढ़े। ये तो तारीख़ है हमारी। ये कौन भंगड़े यार, ये कौन खाता है कीमे वाले नान और फलाना? अपनी आप नाक से आगे ना देखने की सलाहियत है। अब फिर लंबी बात हो जाएगी कि जी इनको एजुकेट नहीं किया गया, इनको ग्रूम नहीं किया गया, इनको तरबियत नहीं ठीक मिली। वो तो बहुत लंबी कहानी है। बेसिकली देखें, हुजूर का हुक्म है कमाल, सुभान अल्लाह। जैसे अवाम हो वैसे हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं, और वही लोग ये सारे काम, बैड गवर्नेंस, करप्शन, मिसमैनेजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, खत्म। बस अपनी फसलें काट रहे हैं बीजी। अपनी फसलें काट रहे हैं। अफसार साहब, अब जिम्मेदार अवाम है या हुक्मरान है? क्योंकि रियासत की तो तलाश है। देखें, ये कहना आसान है कि कसूरवार अवाम है। मेरा नहीं ख्याल कि अवाम कसूरवार हैं। एक अशराफिया है हमारे यहाँ, रूलिंग लीड जिसको मैं कहता हूँ, और उसकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। अब देखें, अभी जो जिक्र हो रहा था कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आटा नहीं है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें 30-30 हज़ार, 35-35 हज़ार रुपये के लॉन के सूटों की लेने वालों की लाइनें लगी हुई हैं। आप सड़क पे निकल जाएं, गाड़ियाँ बम्पर से बम्पर टकरा रहे होते हैं। आप ज्वेलरी की दुकान पे चले जाएं, डायमंड सेट्स ख़रीदे जा रहे होते हैं। आप अपना जहाज़ देख लें, यहाँ से बिज़नेस क्लास भरी हुई जाती है जितनी भी बाहर की फ़्लाइट्स आती हैं। ये जो तफावत है ना, ये फ़र्क जो है ना अमीरी गरीबी का, ये है असल मसला। और ये हमारे निज़ाम का पैदा करता है, अल्लाह का पैदा करता नहीं है। कुदरत का तो निज़ाम ऐसे ही चलेगा। ना हम टैक्स देना चाहते हैं, ना हम देते हैं। आप देख लें, फिर मेरा पसंदीदा मौजू उस पर मैं जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे बताएं कि जजेस खुद अपने आप को अपॉइंट करते हैं। क्या ये कानून नहीं होना चाहिए कि जिसको जज अपॉइंट किया जाए वो अपने पहले वकील के तौर पे 10 साल की इनकम टैक्स रिटर्न दिखाए कि मैं ये इनकम टैक्स पे करता रहा हूँ? आप चेक कर लें, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। आप चेक कर लें, जितने जजेस लगते हैं उनमें से कौन कितना इनकम टैक्स पे करता है हर महीने। ये हमने निज़ाम बनाया हुआ। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को उठा के देख लें, आप बिजनेसमैन को उठा के देख लें। हम तनख्वाहदार तबका जो है उनका सोर्स पे टैक्स कट जाता है तो हम देते हैं। उसके बाद हमने बस में सफ़र करना हो, हमने चप्पल ख़रीदनी हो, हमने चाय की पत्ती ख़रीदनी हो, वो उस पर हर कोई टैक्स दे रहा है। गरीब भी टैक्स दे रहा है, अमीर भी टैक्स दे रहा है, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो हम दे नहीं रहे। और कितने दहाइयों से, एक हुकूमत जिम्मेदार नहीं, कितनी दहाइयों से ये निज़ाम चल रहा है। कोई टैक्स का निज़ाम हमने बेहतर नहीं किया। और फिर ब्लैक मनी जितनी हमारी यहाँ से, आप दुबई में जाके चेक करें कितनी हमारे यहाँ से जब काला धन है दुबई में जाता है, सफ़ेद होता है, वहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी पाकिस्तानियों ने ली हुई है। स्मगलर वहाँ रहते हैं, ब्लैकिए वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने अपनी वहाँ ली हुई हैं। तो ये कहाँ कैसे जाता है वो पैसा बाहर? क्या हमें नहीं पता? क्या जो ताकतवर लोग हुक्मरान उन्हें नहीं पता? जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, सबको पता है ये इस निज़ाम में बेइंसाफी है, और जो इंसाफ ठीक है। अब साहब, निज़ाम में बेइंसाफ़ी है, जिम्मेदार मजमूई तौर पर शायद माशरा मिलकर बनता है, लेकिन हुक्मरान और वह अशराफिया जो कि इख्तियार रखती है और ज़िम्मेदार बनती है इस पूरे मामले की, वो ज़्यादा ज़िम्मेदार है, क्योंकि उन्हें ही कानून बनाना और उस कानून को इन्फोर्स करना और मिसाल खुद बनना है। आपने हमारे प्रोग्राम को देखा, अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।